नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। ये चुनाव देश की राजनीति में एक नया संदेश भी दे रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव ने जहां कांग्रेस को निराशा दी है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण जगाई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी को खुशखबरी दी है, यानी तीनों दलों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को ही कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिली है। हिमाचल में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने वाली है, तो गुजरात में बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, 30 साल के पश्चिम बंगाल में वामपंथी सत्ता को भी पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी गुजरात में आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को हिमाचल में और एमसीडी में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन दोनों जगहों में, एमसीडी चुनाव में और हिमाचल में, बीजेपी को काफ़ी झटका लगा है। गुजरात में बीजेपी ने जरूर रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन इन दोनों जगहों में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात में कोरोना के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती गई थी। काफ़ी लापरवाही बरतने की खबर सामने आई थी। सबसे ज़्यादा मौत की बात भी गुजरात में होती रही है, लेकिन गुजरात में ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के अभी प्रधानमंत्री हैं पिछले 8 सालों से। गुजरात में उनका जलवा कायम है। गुजरात ही नहीं, पूरे देश में जलवा कायम है। गुजरात में तो खास करके उनकी गहरी रुचि रहती है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। योगी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कई जनसभाएं की। काफ़ी दिनों तक उन्होंने गुजरात में अपना समय बिताया और जब योगी ने गोधरा में राम भक्तों की हत्या का मामला उठाकर हिंदू मतदाताओं के घाव को ताज़ा कर दिया और आज उसका रिजल्ट सामने है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि एमसीडी चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत बड़ी रही है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जितनी सीटें मिली है, उसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के जिन मंत्रियों के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत एमसीडी क्षेत्र आते हैं, उनमें भाजपा की भारी जीत हुई है। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कैलाश गहलोत हो या गोपाल राय हो, इन चारों मंत्रियों के क्षेत्र में पूर्वांचलियों की आबादी जो है वो काफ़ी है और पूर्वांचलियों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी को अपना मत दिया, जिसके कारण आज ये 4 मंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के, इन क्षेत्रों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है।
हालांकि एमसीडी चुनाव में ये बीजेपी की जीत जो है वो काफ़ी संख्या में हुई है, काफ़ी संख्या में पार्षद हुए हैं, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत बड़ी है। हाँ, एक बात जरूर है कि गुजरात में आपने कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाई है। आपको गुजरात में लगभग 12% वोट मिला है और इससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। माना ये जा रहा है कि ये जो मतदाता थे ये कांग्रेस के ही मतदाता हैं जो आपको वोट दिया था। बीजेपी को गुजरात चुनाव में 55-56% वोट मिला है। ये उनका पिछले चुनाव में भी इतना ही आसपास था, 12-13% था। हालांकि पूरे गुजरात में गुजरात विधानसभा चुनाव में जो पिछला रिकॉर्ड था 2017 में जितने मतदान हुए थे उससे कम परसेंटेज वोट पोल हुए थे। फिर भी उनके मतदाता जो हैं वो घरों से निकले, बीजेपी के मतदाता घरों से निकले और उन्होंने मतदान किया, जिसके कारण भाजपा की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस के मतदाता एक तो घरों से नहीं निकले और दूसरे जो निकले उनमें 12-13% वो आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया, जिसके कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी 15 साल रही और शीला दीक्षित सरकार के कामकाज की तुलना आज तक किसी भी दल से नहीं की जा सकती। एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 सालों से कायम थी, लेकिन इस बार बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अगर विधानसभा से कांग्रेस 15 साल के बाद, ये जब शीला दीक्षित सत्ता से हटी है 15 साल के बाद, तो विधानसभा से कांग्रेस पूरी तरह गायब है और पिछले चुनाव 2017 तक ये 2 डिजिट में पहुंच गई थी। लेकिन इस बार के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस सिंगल डिजिट की पार्टी बनकर के रह गई, यानी 8-9 उम्मीदवार ही कांग्रेस जीत पाए हैं। कहीं ऐसा ना हो, अब यह देखना है कि 15 साल तक बीजेपी एमसीडी में सत्ता में रहने के बाद बाहर हुई है तो ये कांग्रेस के रास्ते पर चलेगी या उस कांग्रेस के रास्ते अपने कांग्रेस के जो रिकॉर्ड है उसको बदल देगी। क्योंकि एक बार जब कोई पार्टी सत्ता से बेदखल होती है तो उसका सत्ता में आना बहुत ही कठिन होता है। पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में काबिज है और पहली बार आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, फिर भारी बहुमत के साथ वो सत्ता में आई और तीसरी बार 68 सीटें लेकर के वो सत्ता में आई। अब बीजेपी तो काफ़ी पहले से ही ये दिल्ली के सत्ता से बाहर है। अब एमसीडी की सत्ता से भी बीजेपी बाहर हो गई। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे विधानसभा चुनाव जीता जाए और एमसीडी चुनाव जीता जाए। हालांकि एमसीडी चुनाव तो अभी हुआ ही है, एमसीडी चुनाव 27 में होगा, जबकि विधानसभा चुनाव जो है वो 2025 में होगा। इसके लिए बीजेपी को अभी से ही रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या बात है, जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा कर लेती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसी 7 सीटों में आम आदमी पार्टी अपना कब्जा कर लेती है।
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। बीजेपी को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। अगर यही हालत रही तो एमसीडी, दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही बीजेपी के लिए भारी कठिन रास्ता, कांटों भरा रास्ता बन जाएगा और सत्ता में लौटने के लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस भी सत्ता में लौटने के लिए और अपनी रणनीति बनाने के लिए फिर से कांग्रेस को विचार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।